हेलो एवरीवन। क्लास 9 विषय हिंदी, पाठ संख्या 2, ल्हासा की ओर। डियर स्टूडेंट, अपना प्रीवियस क्लास में चैप्टर स्टार्ट हो गया था ल्हासा की ओर। इसमें अब तक हमने जो पढ़ा थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी, फिर हम आगे चलेंगे। ल्हासा क्या है? तिब्बत की राजधानी। और लेखक के मन में क्या था कि मुझे तिब्बत की यात्रा करनी है। ये पाठ उस समय का है जिसने सन 1929-30 का। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। तब लेखक ने छद्म वेश धारण करके, छद्म वेश अपनी असली पहचान को छुपाकर दूसरा वेश बनाकर लेखक तिब्बत में गया। किस वेश में गया था? भिखमंगे के वेश में। और लेखक ने वहाँ के अनुभवों को अपने इस पाठ में लिखा है। लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। वहाँ लेखक ने क्या क्या देखा, वहाँ की जो भी लेखक ने वहाँ अनुभव किया, जो महसूस की वहाँ के स्थिति के बारे में, ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से, रोचक शैली से वर्णन किया है। ये लेखक किया एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, अब लेखक देखिए तिब्बत में जाता है तो सबसे पहले लेखक ने वहाँ तिब्बती समाज के बारे में बताया कि वहाँ पे किसी तरह का जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं था। औरतें पर्दा नहीं किया करती थी, अर्थात वहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर के कारण घर में नहीं आने देते थे। अदरवाइज कोई भी बाहर का व्यक्ति घर में आ जाता था, कोई भी अपरिचित, किसी को कोई किसी से डर नहीं था। दूसरा, कोई बाहर का व्यक्ति आकर अगर घर की महिलाओं को, सास को या बहू को, किसी को भी चाय बनाने के लिए बोलता तो चाय बनाकर वह महिलाएं उन्हें दे दिया करती थी। हमारी चाय से और वहाँ की चाय में अंतर था। वहाँ की चाय में क्या डलता था? मक्खन, नमक और सोडा डाला जाता था। ठीक है, ये बताया लेखक ने। और लेखक ने क्या बताया? अब तक हमने पढ़ा कि वहाँ पे हथियार का कोई कानून नहीं था। हथियार का कानून न होने के कारण लोग बंदूक व पिस्तौल को लाठी की तरह अपने हाथ में लेकर चला करते थे। ठीक है, अब लेखक को आगे कहाँ जाना था? विकट डाड़ा थोड़ला पार करना था। डाड़ा तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी, जो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं था और वहाँ डाकुओं का बहुत अधिक डर था, क्योंकि सुनसान एरिया था। ठीक है, सुनसान एरिया में डाकू किसी को भी मार सकते थे, किसी को भी लूट सकते थे। और लेखक ने क्या बताया? डाकू वहाँ क्या करते थे? पहले व्यक्ति को मार देते थे और बाद में देखते थे कि इसके पास क्या है। बड़ा ही निर्जन मार्ग था, लेखक ने बताया। दूसरे लेखक ने बताया कि हमें वहाँ कोई डर इसलिए नहीं था क्योंकि हम तो भिखमंगे के वेश में गए थे। अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति लगती तो हम अपनी टोपी उतार कर कुच्ची कुच्ची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। ठीक है, अब लेखक को ये लगा कि अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं है, अर्थात जहाँ हमें रुकना है, अब इतना मील ऊपर चढ़ना है। तो लेखक ने को लगा कि पैदल चलना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लेखक ने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए हम 2 घोड़े कर लेते हैं। घोड़े कर लेंगे, हमें भी आसानी हो जाएगी और सामान को भी हम चढ़ा ले जाएंगे, सामान भी आसानी से चढ़ जाएगा। तो लेखक ने सुमति लेखक के मित्र था। लेखक ने सुमति से क्या कहा? घोड़ा करने के लिए कहा। अब तक कल की जो वीडियो में हमने पढ़ा बेटा, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया, यहाँ तक समझाया था। ठीक है, अब इससे आगे है पेज संख्या 27, फर्स्ट पैराग्राफ। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डोड़े से पहले एक जगह चाय पी। दोपहर के वक्त डोड़े के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से कम 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। लेखक ने क्या बताया कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। कितनी ऊंचाई पर लेखक बता रहे हम पहुंच गए थे? 17-18 हज़ार फीट ऊंचे पहुंच चुके थे। हमारी दक्षिण तरफ
पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटी की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाड़े के देवता का स्थान था। लेखक ने क्या बताया? डाड़े में ऊंचे शिखर पर डाड़े के देवता का स्थान था। हिमालय के लेखक ने क्या देखा? डाड़े के देवता का स्थान, जो पत्थरों के ढेर, वो देवता का स्थान इतनी ऊंचाई पर डाड़े में किससे बना हुआ था? डाड़े में जो देवता का स्थान था बेटा, उनको किन किन चीज़ों से बनाया गया था? वो पत्थरों के ढेर से, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। डाड़े के देवता का स्थान, देखिए हर किसी के अपने अपने देवता होते हैं। उस देवता के स्थान को पत्थरों के ढेर से, जानवरों के सींगों से और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। देखिए बेटा, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना आसान होता है। तो लेखक ने क्या कहा? चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन उतराई में हमें कोई परेशानी नहीं आई। चढ़ाई तो कुछ ही दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद एक और दो सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। लेखक ने क्या बताया? मेरा घोड़ा बहुत धीमा चलने लगा। लेखक ने अपने मित्र सुमति से कहा था कि और आगे ऊपर चलने के लिए हम घोड़े कर लेते हैं। और जब घोड़ा किया गया तो लेखक ने क्या कहा कि हमारा घोड़ा, जो मेरा वाला घोड़ा था, वो धीमे चल रहा था, अर्थात धीरे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, कि घोड़ा थक गया होगा। चढ़ाई का दुर्गम मार्ग उसे मारना नहीं चाहता था। लेखक ने उचित नहीं समझा कि जानवर को मारा जाए। भाई ये भी थक गया होगा। अभी देखिए धीरे धीरे, ये धीरे धीरे शब्द में क्या है? योजक चिन्ह लगा है। और ये धीरे धीरे ये शब्द क्या है? हमारा क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। वह बहुत पिछड़ गया और मैं दो क्विन वस्तुओं की तरफ अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता था। लेखक क्या कह रहा है? वो वैसे ही बहुत धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है। और लेखक उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि लेखक को ये लगा कि ये थक गया होगा, ये मार्ग बहुत ही दुर्गम मार्ग है, पहाड़ की ऊंचाई चढ़ाई है, घोड़ा थक गया होगा। अब लेखक क्या बोला? अगर मैं उसे कुछ कहता भी था तो और ज़्यादा सुस्त पड़ जाता। एक जगह तो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर से पूछने से पता लगा कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। लेखक क्या कह रहा है? एक तो लेखक का घोड़ा सुस्त था, घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है। लेखक उसे मारना भी उचित नहीं समझता था। क्यों? क्योंकि लेखक को ये लगता था कि मारना ठीक नहीं है, कि ये भी जानवर है, ये भी थक गया होगा। तो लेखक को घोड़े को मारना उचित नहीं लगा। तो लेखक ने क्या किया? लेखक ने क्या किया कि एक बार दाएं और बाएं दो रास्ते कट हो रहे थे लड़कोर जाने के लिए। तो लेखक ने क्या कहा? एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले, एक रास्ता दाईं तरफ जा रहा था और एक रास्ता बाईं साइड जा रहा था। लेखक ने क्या कहा? मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। 1.5 मील बायां साइड वाले रास्ते के कट पर लेखक ने क्या कहा कि मैं चलने लगा। आगे एक घर से पूछने से पता लगा कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। लेखक को ये पता चला कि लड़कोर का जो रास्ता था वो दाहिने वाला था, बाईने वाला नहीं। बाएं वाला रास्ता लड़कोर का नहीं था। तो देखिए, एक तो लेखक का घोड़ा पहले से ही सुस्त चल रहा था, ठीक है। दूसरा, लेखक उसे मारना भी नहीं चाहता था, क्योंकि लेखक को भी उस घोड़े पे दया आ रही थी। तीसरा क्या हुआ? घोड़ा रास्ता
लेखक रास्ता भूल गया। एक जगह दो रास्ते जा रहे थे, एक बाईं ओर एक दाईं ओर। जाना था दाईं ओर लड़कोर के लिए और लेखक मुड़ गया बाईं ओर। और बाईं ओर लेखक कितना चला? कम से कम मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर से पूछने से पता लगा कि जो लड़कोर का रास्ता है वो दाहिने वाला था। फिर आप देखिए 1.5 मील वापस लौट कर आना, उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पार था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। अब देखिए नेचुरल सी बात है, एक तो आप रास्ता भूल गए, ठीक है, 1.5 मील जाना और 1.5 मील वापस आना, 3 मील तो एक्स्ट्रा चलना। ऊपर से लेखक का जो घोड़ा था वो भी बड़ा सुस्त था, तो स्वाभाविक सी बात है कि लेखक को जाने में बहुत समय लग गया और सुमति लेखक का इंतज़ार कर रहे थे। करते मिले। मंगोल का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था, गुस्से में, क्योंकि उसे बहुत अधिक क्रोध आ रहा था कि लेखक लेट हो गया था। अब उसे कारण तो पता नहीं था, तो बेवजह हमें बेटा किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, बिना कारण जाने हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। वे पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, क्योंकि बेटा ज्यों ज्यों हम ऊंचाई पर चलते हैं तापमान क्या होता है, तापमान कम होता जाता है और तापमान कम होता है तो सर्दी बढ़ती चली जाती है। तो लेखक ने क्या कहा, ज्यों ज्यों हम ऊंचाई पर चले तो ठंड हो गई। अब ठंड से बचने के लिए सुमति ने क्या कहा, मैं ठंड में बैठे बैठे मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया था, 3-3 बार चाय गर्म करके मैंने पी। बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। लेखक ने बड़े ही नर्म स्वभाव में जवाब दिया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। अब लेखक ने यहाँ सुमति के बारे में बताया है कि सुमति को क्रोध जितनी शीघ्र आता था उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा शांत भी हो जाता था। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक ने क्या कहा कि उसने सुमति से बड़े ही विनम्र स्वभाव से कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, देख नहीं रहे मेरा घोड़ा कैसा सुस्त था और एक हम रास्ता भी भूल गए। तो लेखक ने कहा कि सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उसका गुस्सा शांत भी उतने ही जल्दी होता था। अब लेखक ने क्या कहा, रात्रि में हमने सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा मिला बेटा मैंने आपको शब्दार्थ में समझाया था, सत्तू या चावल के साथ मूली हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ, उसे क्या कहते हैं, थुक्पा। रात्रि के समय लेखक ने क्या कहा कि यहाँ भी उन्हें अच्छे यजमान मिल गए थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला उन्हें। अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है। अब लेखक जमीन से कितने 1000 फीट ऊंचाई पर था, तो लेखक क्या कह रहे हैं, अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी तरफ पहाड़ी का नाम है तिडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़ों के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अर्थात सुमति के यजमान जो सुमति को मानते थे, जो सुमति को अपना गुरु समझते थे, अपना यजमान समझते थे, सुमति भी उनके लिए गंडे बनाया करते थे और उन्हें क्या देते थे, गंडे बनाकर देते थे। मैंने सोचा यह तो कपड़े से बोध गया का गंडा बना देते थे, वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे।
सुमति ने कहा कि अब यहाँ आया हूँ तो मैं अपने यजमानों से भी मिला हूँ। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। लेखक ने सुमति से क्या कहा? लेखक को लगा कि यहाँ सुमति के यहाँ भी बहुत सारे यजमान हैं और सुमति को लग रहा था कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं अपने यजमानों से मिल लूँ और अपने यजमानों से मिलकर उनको गंडे, अपने हाथ के बने गंडे दे आऊँ। लेकिन लेखक ने सुमति से क्या कहा कि उसी गांव में अपने गंडे बांट दो जिस गांव में हम ठहरे हुए हैं, और कहीं आसपास आप मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। तिब्बत में जब धूप निकलती थी तो लेखक कह रहे बहुत तेज़ धूप होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक लें तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। चलते चलते 2 बजे का समय हो गया। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिडरी में भी थे। देखिए, सुमति के यजमान, सुमति के परिचित काफ़ी उस एरिया में बहुत ज़्यादा थे, तिडरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। लेखक ने क्या बताया? तिब्बत की जो ज़मीन है वह बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती कुछ भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ार देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता है, जो ज़मीन के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षुक बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक ने क्या कहा, यहाँ पास में ही एक मंदिर था, वहाँ पे बुद्ध अनुवाद की हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ मतलब ग्रंथ पड़े हुए थे। मेरा आसन भी वहीं लगा। किसने कहा? लेखक ने। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। लेखक क्या बता रहा है? एक एक पोथी कम से कम 15-15 शेर रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पहले लेखक ने देखो सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए मना किया कि उसी गांव में ही सबसे मिल लेना, वहीं सबको गंडे दे देना, क्योंकि सुमति वहाँ पे अकेला था। लेखक वहाँ पे अकेला था, तो लेखक को ये लगा कि मेरा समय कैसे व्यतीत होगा। लेकिन जब लेखक एक मंदिर में अपना आसन जमा कर बैठे और वहीं उसने देखा बुद्ध वचन की 103 हस्तलिखित पोथियाँ पड़ी हुई हैं, एक एक पोथी कम से कम 15-15 शेर की है। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया कि जाओ। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे। मैंने यस कर दी। लेखक ने कहा नेक्स्ट डे वो गए। मुझे लगा कम से कम 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नस्मे से विदाई लेकर चल पड़े। देखिए, लेखक ने
पाठ कंप्लीट हो गया बेटा। इसमें लेखक ने ल्हासा के बारे में बताया है। ल्हासा तिब्बत की एक राजधानी है। लेखक का मन था तिब्बत में जाने का। सन 1929-30 में लेखक तिब्बत जाता है और वहाँ के अनुभव को, उस यात्रा वृत्तांत को लेखक ने ये पाठ लेखक का एक यात्रा वृत्तांत है और वहाँ के सभी अनुभवों को लेखक ने इस पाठ में लिखा है। वहाँ के तिब्बती यात्रा की में अनुमति नहीं थी। उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी। लेखक ने तिब्बत के समाज के बारे में लिखा है। वहाँ के समाज की व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन के बारे में लिखा है, कानून की व्यवस्था कैसी थी। इन सभी अनुभवों को लेखक ने अपने इस पाठ में बताया है। और दूसरा लेखक ने ये कहा, क्या बताया कि जब हम 1929-30 में जब हम ल्हासा गए, तब तिब्बत गए, तब वहाँ हमारा खूब आदर सत्कार हुआ। लेकिन लेखक ने कहा जब हम 5-6 साल बाद सूट बूट में अपने असली वेश में गए, तब वहाँ उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला था। ठीक है बेटा, ये पाठ कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो आपका तो अपना डाउट ज़रूर क्लियर करना। अपने डाउट्स अपने मन में मत रखना। और जो भी आपको पढ़ाया जाता है बेटा, इस वीडियो को ध्यान से आप सुनो, समझो और अपने डाउट्स क्लियर करो और समय का सदुपयोग करो। ठीक है बेटा, थैंक यू।